जबरदस्त कद काठी और बात करने का गजब का हुनर। उसने पूरी दिल्ली को अपना दीवाना बना लिया था। सरकार तक फिदा थी उस पर। इसी बात का फायदा उठाकर अपने दौर का सबसे बड़ा घोटाला किया। आखिर कौन था वह शख्स जिसने सरकार की नाक के नीचे उसके खजाने पर ही डाका डाल दिया? जानेंगे उस शख्स की पूरी कहानी इस वीडियो में। नमस्कार, आदाब, प्रणाम, शास्त्रीय काल। क्या हालचाल? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना आपसे मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर एक कहानी का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो आइए चलते हैं, बिना देरी के करते हैं शुरू आज की कहानी को। दोस्तों, 1960 के दशक में अमेरिका से एक NRI भारत लौटा। वह दिल्ली में एक से बढ़कर एक दांवते देने लगा। बड़े बड़े नेता, उद्योगपति और नौकरशाह उसकी महफिल की शान बढ़ाते थे। ऐसे ही एक नामी होटल में उसकी दावत चल रही थी। मेहमान मधुर संगीत और विदेशी शराब का लुत्फ उठा रहे थे। एक सज्जन शराब की चुस्कियां लेते हुए मेजबान के पास पहुंचे और उनसे पूछा, अरे साहब, अमेरिका में आपका जमा जमाया कारोबार था, परिवार था, भगवान की दया से किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर यहाँ क्यों धूल फाकने चले आए? मेजबान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने दौलत और नाम तो बहुत कमा लिया, अब अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। उस शख्स का नाम था जयंती धर्म तेजा। आंध्र प्रदेश का रहने वाला जयंती 6 फुट 4 इंच का कद, लुभाने वाली शख्सियत का मालिक। बोलता तो ऐसे लगता कि मानो फूल झड़ रहे हों। सामने वाले को शीशे में उतारना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था, चाहे कितनी भी बड़ी हस्ती हो। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसकी पहुंच जवाहरलाल नेहरू से लेकर मोरारजी देसाई तक की सरकार में थी। रिपोर्ट्स और इतिहासकारों की माने तो जयंती का जन्म 1922 में हुआ था। उसके पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी का उसके घर आना जाना लगा रहता था। जयंती पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था। 1940 के दशक में मैसूर यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में डिग्री ली। मैथ्स में महारत हासिल की थी। मन में आगे पढ़ने का जुनून आया था, इसलिए अच्छा करियर बनाने के लिए वह आजादी के बाद ब्रिटेन चला गया। लेकिन ब्रिटेन का माहौल जयंती को कुछ रास नहीं आया। फिर उसे अमेरिका की पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में फेलोशिप मिल गई, तो उसने ब्रिटेन छोड़ दिया। अमेरिका जाने के बाद जयंती ने बायोकेमिस्ट्री के बजाय न्यूक्लियर फिजिक्स में करियर बनाने का फैसला किया और यहीं से उसकी तकदीर बदल गई। इटली के मशहूर भौतिक शास्त्री एनरिको फर्मी ने अपना हाथ रख दिया। फर्मी की मेहरबानी से जयंती जल्द ही मैग्नेटिक टेप बनाने वाली एक कंपनी मिस्टिक टेप का वाइस प्रेसिडेंट भी बन गया। उस वक्त मैग्नेटिक टेप की भारी डिमांड थी। कंपनी के साथ जयंती भी माला माल हो गया। अमेरिका में रिसर्च लैब और शिपिंग से जुड़ा कारोबार किया और इससे भी भारी मुनाफा कमाया। जयंती ने इसी बीच एक अमेरिकी महिला बेट्सी से शादी कर ली। बेट्सी एक यहूदी करोड़पति की वारिस थी। उनकी उम्र भी जयंती से कुछ साल ज्यादा थी। जयंती की जिंदगी में अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके मन में कुछ बड़ा करने की कसक थी। जयंती ने जब दिल्ली में शानदार पार्टियां देनी शुरू की तो हर तरफ उसकी बात होने लगी कि अमेरिका से एक बेहद कामयाब NRI अपने वतन वापस लौटा है और कुछ बड़ा करने। इस मेहनत का असर यह हुआ कि जयंती को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक पहुंचने में कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ी। नेहरू खुद हमेशा ऐसे शख्स का स्वागत करने को तैयार मिलते थे जिसने अपने दम पर कुछ हासिल किया हो। जवाहरलाल नेहरू से मिलने के बाद जयंती ने कहा कि वह अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहता है। नेहरू ने उसे 2 विकल्प दिए, या तो स्टील सेक्टर में कुछ करो, शिपिंग में हाथ आजमाओ। जयंती ने शिपिंग सेक्टर में अपनी दक्षता बताई और जवाहरलाल नेहरू से कहा कि मैं देश के समुद्री बेड़े का
बेड़ों का कायाकल्प कर सकता हूं, बस सरकार मेरी शुरुआत में कुछ मदद कर दे। जयंती ने नेहरू को अपना प्रपोजल दिखाया, जो जवाहरलाल नेहरू को काफी पसंद आया। नेहरू के साथ बात पक्की करके वह अपनी पत्नी बेष्टी के साथ वापस फिर यूरोप चल पड़ा। रास्ते में बेष्टी की तबीयत खराब हुई और एक दिन के भीतर ही उसकी मौत हो गई। इसके एक ही महीने बाद जयंती ने रंजीत कौर से दूसरी शादी कर ली। रंजीत काफी खूबसूरत महिला थी। उन्होंने अमेरिका में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की थी। 1961 में जयंती और रंजीत वापस भारत अपने शिपिंग कारोबार को जमाने के लिए आए, लेकिन जब जयंती का प्रपोजल शिपिंग महानिदेशालय पहुंचा तो बात बिगड़ने लगी। कुछ नौकरशाहों ने कहा कि यह पूरा प्लान ही फर्जी है और इसमें निवेश करने का मतलब होगा कि देश के पैसों की बर्बादी। लेकिन जयंती ने दलील दी कि वो लोग उनकी कामयाबी से जलते हैं, इसलिए देश की तकदीर बदलने वाली योजना के बीच में वो लोग रोड़े अटका रहे हैं। फिलहाल यह मामला कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पहले ही जयंती के प्लान पर मुग्ध थे। उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा कि उसे कुछ पैसे दे दो। सरकारी मशीनरी ने नेहरू के कुछ का तजुर्बा करीब 20 करोड़ रुपए में किया। यह रकम किसी बड़े बिजनेस के लिए आज भले ही ऊंट के मुंह में जीरा लगे, लेकिन 60 के दशक में यह रकम बहुत बड़ी थी और इस प्रकार सरकार ने उसे 20 करोड़ रुपए बाकायदा कर्ज दे दिया। इस रकम के सहारे जयंती ने अपना कारोबार शुरू किया और जयंती शिपिंग कारपोरेशन की नींव रखी। इस कंपनी ने जापान से कई सारे जहाज खरीदे और सिर्फ पहली किस्त का भुगतान किया। जयंती शिपिंग को जब भी पैसा जुटाने होते या नया जहाज खरीदना होता, वह पुराने जहाजों को गिरवी रख देती थी। इस तरह जयंती की कमाई बढ़ती रही और वह देश के नामचीन उद्योगपतियों में शुमार होता रहा। उसकी जिंदगी और रंगीन हो गई। महंगी दावतों का सिलसिला बढ़ गया। उसने कई देशों में विला और प्रॉपर्टी अपने नाम खरीद ली। उसे अंतरराष्ट्रीय शख्सियत और राष्ट्रीय प्रतीक माना जाने लगा। उसकी सफलता की मिसालें लोग एक दूसरे के बीच में देने लगे। जयंती के कामयाबी ने कई दोस्त बनाए तो कई को उसका आसमान छूना बिल्कुल रास नहीं आया। नेहरू के विरोधियों ने जयंती के मामले को जोर शोर से उठाया। उनका आरोप था कि नेहरू के संरक्षण की वजह से जयंती ने बहुत बड़ी ताकत हासिल कर ली है, जिसका अंजाम आगे चलकर बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन जयंती को विपक्ष की बातों से कोई मतलब नहीं था। जयंती ने अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए नेहरू के करीबियों को शीशे में उतारा। नौकरशाहों से भी बाकायदा जान पहचान बढ़ाई। इतना ही नहीं, भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल रहे बृजमोहन कौल को जापान में अपनी एक कंपनी का प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। कौल प्रधानमंत्री नेहरू के रिश्तेदार भी थे। अब सरकार के भीतर से जयंती के खिलाफ उठने वाली हर आवाज खामोश हो गई। लेकिन 1964 में नेहरू की मौत के बाद जयंती के विरोधी फिर से सक्रिय हो गए। उन्होंने कुछ सबूत जुटाए और तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से शिकायत की। शास्त्री को भी दाल में कुछ काला लगा। उन्होंने जयंती को अपने दफ्तर बुलाया। आत्मविश्वास से लबरेज जयंती अपनी पत्नी के साथ पहुंचा, लेकिन शास्त्री जी का पहला वाक्य उसके गाल पर तमाचे जैसा लगा। शास्त्री जी ने कहा, अपॉइंटमेंट आपके लिए थी, आपकी पत्नी के लिए नहीं। लेकिन वह इस मामले में कुछ कर पाते उससे पहले ही लाल बहादुर शास्त्री जी का देहावसान हो गया। लेकिन जयंती का खेल ज्यादा दिन तक नहीं चला। एक दिन उसका बनाया पूरा का पूरा साम्राज्य ढह गया, वह भी जोरदार धमाके के साथ। जयंती के जापान वाले सप्लायर को बकाया किस्तें मिलनी बंद हो गई। उसने जहाजों की बिक्री रोक दी और भारतीय जांच एजेंसियों को जयंती की धोखाधड़ी के सबूत भी उपलब्ध करा दिए। जिन लोगों के पास जयंती ने जहाज गिरवी रखकर पैसे लिए थे, उन्होंने भी उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जयंती शिपिंग के कर्मचारी भी शिकायत करने लगे कि उन्हें कई महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। अब जब पूरे मामले की तफ्तीश हुई तो जयंती की पोल खुल गई। असल में उसका साम्राज्य एक मृग तृष्णा था।
उसके सारे प्लान, सारे ब्लूप्रिंट फर्जी थे। जयंती ने भारत सरकार को तो चूना लगाया ही, जापानी शिपयार्ड कंपनी को भी बर्बाद कर दिया। सरकार के पास अब बिल्कुल कोई रास्ता बचा नहीं था कि वह जयंती को दिए पूरे कर्ज को वसूल सके। 1966 में जयंती के खिलाफ एक वारंट निकाला गया। उस वक्त वह भारत छोड़ने में कामयाब रहा, लेकिन अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया। उसने जल्द ही जमानत भी मिल गई, लेकिन वह जमानत की शर्तों को तोड़कर कोस्टारिका भाग गया। कोस्टारिका में निवेश के बदले नागरिकता देने का चलन था। वहां के राष्ट्रपति से उसकी जान पहचान भी थी। यही वजह थी कि कोस्टारिका ने उससे और उसकी पत्नी को राजनीतिक शरण देकर बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन जयंती को आखिर में इंटरपोल ने गिरफ्तार कर लिया और उसे भारत वापस आना पड़ा। अब उसे अक्टूबर 1972 में सरकारी पैसों का घोटाला करने के जुर्म में 3 साल की सजा सुनाई गई। 14 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में उसे 3 साल की और सजा काटनी पड़ती, लेकिन ना तो उसने जुर्माना ही भरा और ना ही अतिरिक्त सजा काटी। वह अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके 1975 में जेल से बाहर आ गया। नियमों के मुताबिक 2 साल या इससे अधिक की कैद होने पर सजा याफ्ता कैदी को अगले 5 साल तक पासपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन सजा पूरी करने के 2 साल बाद ही जयंती विदेश चला गया। उस समय केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। वह इमरजेंसी के बाद का दौर था। जनता पार्टी की सरकार ने कुछ मुकदमों की वजह से इंदिरा गांधी के विदेश जाने पर रोक लगा रखी थी, लेकिन जयंती जैसा मुजरिम बड़ी आसानी से देश से भाग चला गया। जयंती के बारे में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का कहना था, उसने सरकार से जितना लिया उससे अधिक दिया, इसलिए वह कहीं भी आने जाने के लिए आजाद है। कांग्रेस का आरोप था कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव वी शंकर और जयंती के बीच सांठगांठ है। उसी का फायदा उठाकर वह जेल से जल्दी बाहर आया और विदेश भी निकल गया। मोरारजी देसाई के बाद जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने तो उनकी सरकार ने उस अमेरिकी विमानन कंपनी पर केस किया, जिससे 1977 में जयंती देश से बाहर गया था। अमेरिकी कंपनी ने दलील दी कि उसने ऐसा एयर इंडिया की मंजूरी के बाद किया था। 1981 में सरकार ने संसद को बताया कि जयंती पर कुल तकरीबन 9 करोड़ रुपए का बकाया है। इन पैसों की वसूली होना मुमकिन नहीं था, लिहाजा जयंती शिपिंग कारपोरेशन का सरकारीकरण हो गया। जेल से छूटने के बाद जयंती ने अपना कारोबार फिर से जमाने की सोची, लेकिन उसका दामन इतना दागदार हो चुका था कि कोई भी उसके सिर पर हाथ रखने को तैयार नहीं था। 1981 में उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी मुलाकात की, लेकिन विपक्ष जयंती को लेकर इतना हमलावर था कि इंदिरा गांधी ने उसकी कोई भी मदद करने से बिल्कुल सख्त मना कर दिया। आखिर में 25 दिसंबर 1985 को 63 साल की उम्र में जयंती की मौत हो गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस वक्त बताया था 13.5 करोड़ रुपए बकाया हैं। यह रकम उस शख्स पर बकाया थी जिसकी जेब में कभी केंद्रीय मंत्री और बड़े बड़े अधिकारी और नौकरशाह तक हुआ करते थे। फिलहाल ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताने की कृपा जरूर करें। मिलूंगा ऐसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।